Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Vaidya. Let us we talk about the history, the Mughal Empire. अब बात मुगल एम्पायर की है तो हमें पता होना चाहिए NCERT क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं. रिसेंटली हमने पार्ट 1 to 4 हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. सो वी स्टार्टेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया 1526 to 1707. This is very most important topic for UPSC, MPPSC, SI, Railways, SSC, CGL, HSCGL and other competitive exam. Because UPSC और MPPSC में ज़्यादातर आप NCERT फॉलो करें, बिकॉज उसके अंदर ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे राइटिंग के सारे क्वेश्चंस NCERT, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक और अदर लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारे क्वेश्चंस जो है हमें मिलेंगे. लेकिन करंट अफेयर्स के गवर्नेंस पे आप ज़्यादा फोकस करें. रही बात रेलवे, एसएससी, सीजीएल और एचएससीजीएल और एसआई, इनमें 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं. हमें पता होना चाहिए कि 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एरर. वी प्रिवेंट फ्रॉम द एरर और नेगेटिव मार्किंग. तो हमें क्या करना है कि हम एरर से बचें और नेगेटिव मार्किंग से बचें, इसलिए 1 वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है. अब बात मुगल एम्पायर की, तो हम 5th पार्ट मुगल एम्पायर का स्टार्ट कर रहे हैं. ये लास्ट वीडियो है NCERT का क्लास 7 का और चैप्टर 4 का. बट रही रिसेंट की तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं. उसमें इजीली सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है. फर्स्ट प्लेलिस्ट टू 4 आप फर्स्ट वीडियो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट उसमें से देखकर ये 5th पार्ट को आप डिक्टेट कर सकते हैं. ईजी रहेगा. अब हम स्टार्ट करते हैं द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर इट. लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि मुगल एम्पायर जो 17th सेंचुरी है उसके बिफोर जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर हमें पार्ट्स हैं वो सारे आपको एक बार डिक्टेट करना है, क्योंकि सारे उसके प्रीवियस टॉपिक जो है हमने उसके अंदर डिस्कस कर रखे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसके NCERT क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एज अ पार्ट 6 और एज अ NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, वो भी हम सॉल्व करेंगे. वो भी इम्पोर्टेंट है. तो आप पहले ये करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी फॉलो करें. द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमी एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी. अब बात साम्राज्य की है तो उन्होंने मुगल एम्पायर ने, हमें पता है जिसे हम मंगोल्स भी कहते हैं, मुगल एम्पायर जो थे वो ग्रेट इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी पे ज़्यादा बिलीव करते थे और मिलिट्री एफिशिएंसी का भी प्रयोग ज़्यादा करते थे. इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, बट दिस सेम विजिटर्स वेर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस. मीन्स इंटरनेशनल ट्रेवल जितने भी थे वो डिस्क्राइब करते थे फेवर्ड लैंड, अगर कोई बंजर जमीन है उसको भी वो क्या करते थे अपने वेल्थ के लिए यूज़ कर लेते थे, या कहीं बाहर से जो विजिटर्स आते थे वो भी अपने स्टेट या अपने प्रांत की पॉवर्टी के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ रहते थे और एक बहुत बड़े लेवल पे ये उस रिचनेस को फॉलो करते थे जो मुगल एम्पायर के द्वारा मिलती थी, या उस स्मृति को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे. द इनइक्वालिटीज़ वेयर glaring. Documents from the 20th year of the Shah Jahan reign inform as that the highest ranking Mansabdars were only 445 in numbers out of a total of 8,000. Means inequalities, हमें पता है कि मुगल एम्पायर में बहुत सारी inequalities हमें मिली चूँकि ग्लैरिंग थी, और यह सहज दिखाई पड़ने वाली एक ऐसी इक्वलिटीज़ थी या ऐसी समानता थी जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखी गई थी 20th ईयर में शाहजहाँ के शासनकाल में. और वो जब शाहजहाँ रूल कर रहा था बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार उन्हें फॉलो करते थे. अराउंड 445 नंबर्स ऑफ मनसबदार उस टाइम पे फॉलो करते थे जो टोटल 8,000 के बराबर थे, और यह बाद में बढ़कर 8,000 हो चुके थे. नाउ दिस स्मॉल नंबर, अ मेयर 5.6% of the total number of Mansabdars received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. मीन्स बहुत छोटे नंबर्स लेके एक बड़े नंबर तक
पहले 5.6%, लेकिन टोटल ऑफ मनसबदार बाद में कितना हो गया 61.5%। लेकिन हमें पता चला कि जो रेवेन्यूज और टैक्स थे उन मुगल एम्पायर के लिए उनकी ही सैलरी और उनके ट्रूपर्स के लिए या उनसे छोटे लेवल के काम करने वाले सभी के लिए जो रेवेन्यूज़ थे वो मनसबदार के भी बढ़ोतरी कर दी गई। जैसे जैसे मनसबदार बढ़ते गए वैसे वैसे टैक्स बढ़ते गए, वैसे वैसे उस ट्रूपर्स के या छोटे लेवल के लेबर के भी नंबर्स बढ़ते गए। नाउ द मुगल एम्पायर and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods। मुगल एम्पायर ने बहुत ज़्यादा जो मनसबदार पे बहुत ज़्यादा खर्च किया और बहुत ज़्यादा मनसबदार जो थे वो एक इनकम, सैलरीज और गुड्स के लिए डील भी करते थे और अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्टेट में आके वहाँ वो टैक्सेस कलेक्ट करने में हेल्प करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसन एंड प्रेजेंटली हु सप्लाइड देम विथ गुड्स एंड प्रोड्यूसेस। मीन्स जो एक्सपेंडिचर थे या जितना भी खर्चा होता था उनके बेनिफिट हमें कहाँ से मिलते थे? उन कलाकारों से, आर्टिशियन से या पिजेंट्री से या किसान और लोग जो वहाँ पर लाइव रहते थे वो गुड और उनके प्रोड्यूस के लिए मतलब जो सोर्सेस उनको मिलती थी उन्हें क्या करते थे, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे और उससे जो बेनिफिट होता था वो मुगल एम्पायर के काम आता था। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। मीन्स जो पहले प्रोड्यूसर थे, जो पहले काम करने वाले, उन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो वहाँ पर क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे। रेवेन्यू कलेक्शन जो थे बहुत कम मात्रा में होने लगे थे टाइम के हिसाब से और जो रेवेन्यू और टैक्सेस का स्केल था वो बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा था। द पीजेंट्स इन द हैंड्स ऑफ the peasants and the artisan, the poorest amongst them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in the additional resources, tools and supplies to increase the productivity। Means और वहाँ के पीजेंट्स और आर्टिशियन तो हेल्प करते ही करते थे प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पे, लेकिन वहाँ के जो पुअरेस्ट लोग थे, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे और वो हाथ से लेके मुंह तक इस तरीके से बहुत ज़्यादा उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता था किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए या किसी भी तरीके के रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करने में। लेकिन वहाँ के जो टूल्स और सप्लाइज जो थे वो उनके वर्कआउट से ही बन रहे थे और इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छे लेवल की प्रोडक्टिविटी गरीबों के द्वारा किया गया। द वेल्दियर peasantry and artisanal group, the merchants and the bankers profited in this economic world। और वहाँ के जो बहुत ज़्यादा वेल्दियर, जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे और मुगल एम्पायर का भला चाहते थे, उन लोगों ने और वहाँ के कलाकारों ने मिलकर एक अच्छे लेवल पे मर्चेंट्स को, बैंकर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवाया और इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा रिचनेस दिखाई और यह वर्ल्ड तक पहुँचने वाली थी। बट द इनॉर्मस वेल्थ and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। लेकिन बहुत टाइम के बाद उनकी जो वेल्थनेस या उनकी जो सहजता उस काम को लेकर दिखी, लेकिन मुगल ने क्या करा, इलाइटमेंट किया और बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों का एक ग्रुप बनाया और ये 17th सेंचुरी तक उन्होंने फॉलो किया उस ग्रुप को। ऐसे अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइंड, his servants emerged as powerful centers of powers in the region। और कुछ टाइम बाद 17th सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करने लग गए उनके पावर्स। क्यों? क्योंकि जो मुगल एम्पायर के जो पावरफुल लोग थे वो अलग अलग पावर्स में बट गए, अलग अलग रीजन में उन्होंने अपना एक खुद का धरोहर और अपना खुद का जो हम बोल सकते हैं राज्य बनाना, स्थापित करना शुरू कर दिया। They constituted new dynasties and held command of provinces like हैदराबाद and अवध। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा उस अपने प्रजातंत्र को बढ़ाते हुए अपनी एक नई नई डायनेस्टीज़ के तौर पे बहुत ज़्यादा कमांड रखी और अलग अलग प्रांत में जाके लोगों ने अपने अपने डायनेस्टीज़ डेवलप करना स्टार्ट की, अपने अपने पावर को दिखाना स्टार्ट कर दिया, जैसे हैदराबाद और अवध में। Now, although they continued to recognize the Mughal Empire in the Delhi as their master, लेकिन गौरतलब है कि यह बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने के बाद मुगल एम्पायर ने एक अपने दिल्ली का और हम बोल सकते हैं दिल्ली साम्राज्य जो है एक मास्टर के रूप में निभाया। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। मीन्स मुगल एम्पायर ने दिल्ली में मास्टरगिरी तो बहुत की, लेकिन 18th सेंचुरी तक उन्होंने क्या करा कि प्रोविंस अपना
खुद का जो बल है वो बहुत ज़्यादा अपने एम्पायर के लिए दिखाया, और राजनीतिक आर्थिक तरीके से भी वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और वेल मैच्योर थे। और हम इसके बारे में चैप्टर नंबर 10 में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, किंग्स एंड क्वींस पता होना चाहिए। किंग्स एंड क्वींस, हम किंग्स और क्वींस को पीजेंट्री के अंदर भी रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर वेर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स ऑल नियर कंटेम्प्रेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किंग्स और क्वींस जो थे वो अलग अलग देशों में बढ़ गए, अलग अलग पावर्स के साथ, अलग अलग डायनेस्टी के साथ। लेकिन 16th सेंचुरी में एक वर्ल्ड लेवल पे ये अलग अलग पार्ट्स में भी दिखे। जैसे दिस इंक्लूड्स द रूलर ऑफ ऑटोमन तुर्की और सुल्तान सुलेमान 1520 to 1566। इन्होंने अपने रूल को, अपने साम्राज्य को ओटोमन तुर्की और सुलेमान ने 1520 से 1566 तक बहुत ज़्यादा सर्वेयर किया और वहाँ पर शासनकाल भी किया इस टाइम ड्यूरेशन तक। बट ड्यूरिंग हिज रूल द ओटोमन स्टेट एक्सपैंडेड इनटू यूरोप। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग और रूल के समय या साम्राज्य के टाइम से ही ओटोमन ने अपने स्टेट को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया और यूरोप तक खींच के ले गए। सीजिंग हंगरी एंड बिसिगनिंग ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने हंगरी और ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ाया। हिज आर्मीज ऑल्सो सीज्ड बगदाद एंड इराक। लेकिन इनकी आर्मी जो थी सीज कर दी गई बगदाद और इराक एरिया में। मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ऑल द वे इनटू मोरक्को एक्नॉलेज्ड ओटोमन अथॉरिटी। लेकिन मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ अफ्रीका के थे वो मोरक्को में कन्वर्ट हुए और ओटोमन अथॉरिटी को एक्नॉलेज भी किया गया। लेकिन बात सुलेमान की है, ऑल्सो रिकन्स्ट्रक्टेड द ओटोमन नेवी, और इन्होंने फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया किसको, ओटोमन नेवी को। इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन ब्रॉट द नेवी इनटू कंपटीशन विथ द स्पेन। और इन्होंने ओटोमन की आर्मीज़ को, फौज को लेकर सुलेमान ने बहुत ज़्यादा उसमें रिकन्स्ट्रक्ट किया, बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव किया, उसे प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ। लेकिन ईस्टर्न मेडिटेरियन पर उसने आक्रमण किया ओटोमन नेवी को कॉम्पीट करते हुए और स्पेन के साथ। इन द अरेबियन सी इट चैलेंज द पोर्टुगीज। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अरेबियन सी में सबसे बड़ा चैलेंज किसका था, पुर्तगाल का और पोर्टुगीज का। द मोनार्क वॉज गिवन द टाइटल, और मोनार्क के द्वारा एक टाइटल दिया गया, ऑल क्वानिन मीन्स दी लॉ गिवर, जो न्याय करते हैं या जो विधि देते हैं, या उसे लॉ, या उसे हम बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस फॉर द गिव सम पोजीशन, फॉर द गिव सम रूल्स रेगुलेशन। तो उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हम मोनार्क्स बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशन, हम जैसे बोल सकते हैं बहुत आगे तक जो नंबर ऑफ रेगुलेशन में, जैसे हम क्वानम पास्ड ड्यूरिंग हिज लाइन, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन काल में या उनके शासन काल में पास किया गया क्वानम को और रेगुलेशन को। दिस वेयर एम्ड टू स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर थ्रू आउट द एक्सपैंडिंग डोमेन्स ऑफ द एम्पायर एंड स्पेशली टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्री फ्रॉम फर्स्ट लेवल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस। मीन्स उनका एम ये था कि वो स्टैंडर्डाइज करें अपने साम्राज्य के प्रोसीजर को, लेकिन आगे तक लेके जाए और एक्सपांड करें उस डोमेन को जो उन्हें ओटोमन और सुलेमान से मिला। लेकिन स्पेशली वो प्रोटेक्ट करते थे उन पेजेंट्री को या उन लोगों को या उन किसानों को जो बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्कर है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा उनके ऊपर टैक्सेस भी लग रहा है। लेटर इन द 17th सेंचुरी व्हेन पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइंड इन द ओटोमन डोमेन। लेकिन बाद में 17th सेंचुरी तक पब्लिक ऑर्डर, जो लोकतंत्र था, उन्होंने क्या करा, ओटोमन डोमेन को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, उनकी बात मानना बंद कर दी। द राइन ऑफ सुलेमान क्वानिन वॉज रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ आइडियल गवर्नेंस। लेकिन सुलेमान के जितने भी सुलेमान क्वानिन का जितने भी उस टाइम पे साम्राज्य था, उन्हें गवर्नेंस और न्याय के अंदर रखा गया। नाउ आफ्टर दैट हम चैप्टर नंबर 10 में बहुत सारा इसके बारे में जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट फॉलो करते रहें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट और भी जो टॉपिक है आप अदर पार्ट में वीडियोस को ओपन करें, पॉज करें, आप लर्न करें और प्लस आप कॉपी के अंदर डिक्टेट करें। बिकॉज आप कॉपी के अंदर डिक्टेट कर लेंगे तो और ईजी हो जाएंगे आंसर राइटिंग में। आई होप गाइस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस, बिकॉज उन्हें भी बहुत सारा नॉलेज मिलना चाहिए। और अगर आपको CBSE पैटर्न से या CBSE
बोर्ड से रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ना हो, या क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 10th में भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, हिस्ट्री अदर देन लाइक पॉलिटी, geography, economy and other topic, so you join my WhatsApp group number. My WhatsApp group number is 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.